कॉमर्स लिया था यही सोच कि सीए बनेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे और आराम से बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरी 8 घंटे की फाउंडेशन की क्लास है और साथ ही साथ मुझे बीकॉम का कॉलेज मैनेज करना है। तो सर क्या मुझे बीकॉम लीव कर देना चाहिए, फुली फोकस सीए पे होना चाहिए, या फिर मुझे किसी तरीके से इसे मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए? फॉर अ सीए स्टूडेंट बीकॉम इज नॉट एट ऑल अ स्ट्रगल यार। बीकॉम में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, अगर आप सीए फाउंडेशन के लेवल पे ऑलरेडी हो तो बीकॉम इज सुपर इजी फॉर यू। अगर कोई बोल रहा है ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत बोल रहा है। आज के सिनेरियो में इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड हर एक बंदे को चाहिए, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ऊपर बैठे हुए। मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता है कि कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे चलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सामान कैसे बिकता है? आपको ये पता है कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, बिजनेस बड़ा करने के लिए हमको क्या चाहिए, फंडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या बचा? फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक कैसे खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखें, कैसे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे खुद को बचाएं, उनको अवॉइड करें। मेरा स्टूडेंट से ये कह रहा है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान मत दो, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दो। अगर आपको पता है, इफ यू आर अवेयर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स योरसेल्फ, सबसे पहले टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर करियर। यार अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है ना, आप डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओ। ऐसा क्या हो जाता है कि 90 करने के बाद वो कहता है कि 80-70 आ जाएंगे, 100 कहने के बाद कहता है कि शायद 40 आ जाएंगे? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है। आपको आपको सिंपल से 5-6 पॉइंट लिख के आने हैं, आपको दुनिया भर की बातें नहीं करती है। सो लॉ इज वेरी सिंपल। अगर आपको पता है कि की वर्ड्स क्या है और की स्टेटमेंट्स क्या है, कोई भी फैकल्टी आपको मटेरियल देता है ना, उस मटेरियल को ना आपको आपके तरीके से कन्वर्ट करना है। फिर आपकी जो सीए की तैयारी है वो आपकी परछाई होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए कुछ ना कुछ। एग्जाम के जस्ट पहले आपका सिलेबस 100% रिवाइज होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप 400 पेज घुमाओगे तब नहीं होगा, जब 200 पेज घुमाओगे तब नहीं होगा, वो 200 पेज 20 पेज के अंदर होना चाहिए। मैम से आप लास्ट टाइम डांट कब खाए थे और क्यों खाए थे? बहुत सारे बच्चे पोएम्स लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं। हमारी फील्ड ऐसी है ना शुभम, कि हम जो करते हैं ना वो हाथ वाथ हमको दिखता है। अभी आपने बोला ना कि सर मैंने एक टेबल दिखाई थी आपने, वो टेबल मुझे आज तक याद है। बस मेरा यही क्रेडिट है बेटा, मेरा आज का हो गया, मेरा आज का दिन अच्छा हो गया, तूने इतना सा बोल दिया तो पकड़ लो, आज घेर लिया है तुमने, आज घेर लिया तुमने। पूरे 6 महीने वाला जो सब 6 महीने जो हम लोग की देवी खेलते हैं, आज इसका मेरा पूरा प्यार रहेगा कि अगले 10 से 5 मिनट में उसको आज तू बदला लेगा सारे बच्चों का। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोनर सीज पर। और आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली सीजे आर्मी, दैट मीन्स सीए चैतन्य जैन सर्विस से। तो सर सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अभी अगले 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं सीए स्टूडेंट्स के, 1 महीने बाद। उसके बावजूद आपने समय निकाला हम बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर आपका। Hi Shubham, hi. Thank you for having me over here. Hello everyone. This is CA Chaitanya Jain. Uh, शुभम देखो, एग्जाम्स का तो क्या है दिन रात, संडे मंडे, सब सब दिन एक जैसे हो चुके हैं, ऐसा है हम लोगों के लिए। बट इसमें ही मजा है, यही यही लाइफ है और स्टूडेंट्स हमारी लाइफ है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई हैव सीन योर वर्क एंड यू आर डूइंग रियली ग्रेट। पढ़ाई के साथ में पढ़ाई के साथ में कैसे मैनेज कर रहे हो, मुझे भी पॉडकास्ट में तुमसे ये पूछना रहेगा, ऐसा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। तो बिना देरी किए हुए सर से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, गाइडेंस की बात करने वाले हैं, सर की ये जर्नी की बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो सर सबसे पहले जो कि मतलब एक्चुअली अभी तक मैं बहुत सारे टीचर से सेम सवाल पूछता हूँ, वहीं से स्टार्टिंग होती है। बट मुझे अंदर अंदर डर लगता है कि मैं टीचर से कहता हूँ सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, किसी दिन कोई टीचर मुझे मिलेगा सबसे पहले तो मुझे मारेगा। नहीं 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 नहीं, जरूरी है, जरूरी है।
एक्चुअली देखो क्या है, जीवन में सक्सेस तो तब होती है जब आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े। एक डायलॉग तो ये है, ठीक है। दूसरा डायलॉग ये है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि हमेशा आपको खुद का इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहिए कि आप नए मैनिफेस्टेशंस करते हो, आप नई नई चीजें बोलते हो खुद के बारे में, और आप सोचते हो कि आपने क्या किया है और आपको और क्या करना बचा हुआ है। तो इंट्रोडक्शंस आर ऑलवेज गुड। नाम आप सभी लोगों को पता है, एंड आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। इट्स बीन व्हाट 7 to 8 years, 8 साल से मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सीए स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली। आई थिंक आगे आपका क्वेश्चन आएगा कि सीए जर्नी कैसी रहने वाली है। जी बिल्कुल। तो तो आप मैं यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने तो मैं माइंड रीडिंग सीखी है तो मैं माइंड इंट्रोडक्शन को ब्रीफ रखता हूँ मैं, ऐसा है। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं 2016 क्वालिफाइड हूँ। 2016 में मेरा सीए क्वालिफाई हुआ था, और तब से मैं सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आई एम इनटू इनटू दिस इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री। मैंने स्टार्ट करी थी, मेरी यूट्यूब जर्नी से मैंने स्टार्ट किया था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि तो चलो यार पढ़ाते हैं। तो जॉब के साथ में मैंने कंटिन्यू किया था, ऐसा है। तो वो करते करते पता चला कि ये पैशन है और ये करने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, सब्जेक्ट की अगर बात करूं, क्योंकि वही हमारा मेन इंट्रोडक्शन है। मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ाया था मैंने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। जी सर। मैंने फाइनल लेवल पे भी मैंने लॉ पढ़ाया है, इंटर पे मैंने लॉ पढ़ाया है, फाउंडेशन पे मैंने लॉ पढ़ाया है। तो तीनों लेवल से मैंने लॉ पढ़ाया है। अभी करंटली मैंने एक्चुअली मैंने ऑडिट भी पढ़ाया है, आपने भी शायद ऐसे ऑडिट पढ़ाया है। वही मैं बोलने वाला था। करेक्ट करेक्ट, मैंने आपसे आपको आप लोगों को ऑडिट भी पढ़ाया है। तो मैंने काफी हाथ पैर मारे, बट प्राइमरीली जो मुझे पता चला कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझको तो प्यार है और बच्चों को भी हो सकता है। तो करंटली आई एम टीचिंग लॉ एट फाउंडेशन लेवल एंड एट इंटरमीडिएट लेवल। और बस ये इंट्रोडक्शन है, हमारा सब्जेक्ट और हमारे स्टूडेंट्स ही हमारा इंट्रोडक्शन है शुभम यार, इससे ज्यादा क्या है। वगैरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि कितने सारी जगह आपने हाथ पैर मारा तब आखिरकार आपको समझ आया लॉ इज द बेस्ट प्लेस। ओके सर। करेक्ट। बट सर ठीक है, आप ये बताया, आपने जो भी जर्नी बताई वो आपने सीए स्टार्ट करने के बाद, सीए बनने के बाद की बताई, ठीक है सर। बट उस जर्नी से पहले भी एक जर्नी होती है सीए के बारे में सोचने के, सीए कंटिन्यू करने के। वो जर्नी क्या रही सर, उस जर्नी के बारे में हम बच्चों को बताइए। देखिए, हम लोग जब सीए करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना शुभम, जी तो सर। जितना गाइडेंस आप लोगों के पास में है और जितना टेक्नोलॉजी का जी सर। आप लोग यूज कर रहे हो इन टर्म्स बिल्कुल ऑफ सर। कम्युनिकेटिंग विद द मेंटोर्स, आप लोगों यस के सर। लिए हम लोग ना फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। जी बट सर। हम लोगों के टाइम पे ये गाइडेंस, ये मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। और जी सर। हम लोग को कैसे सिलेक्ट करते थे कि लाइफ में क्या करना है, कि फैमिली में कौन क्या कर रहा है, आसपास लोग क्या कर रहे हैं, किस फील्ड का खतरनाक रेपुटेशन है, गुडविल है। तो इन सब के आंसर्स एक ही आ रहे थे, वो है चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसा है। तो कॉमर्स लिया था यही सोच के कि सीए बनेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे और आराम से बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि ये ड्रीम शुरू से रहा है। ओके सर। बट इस क्या कहते हैं, कुएं में कूदने के बाद में हमको मालूम चला कि यार ये कुआं नहीं है, ये समुद्र है, ठीक है, और वो बहुत गहरा है। तो फाउंडेशन तो बहुत सिंपल तरीके से, हमारे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, जी सर। फाउंडेशन नहीं हुआ करता था। जी तो सर। सीपीटी तो चलो ठीक है, सीपीटी में इतना रियलिटी चेक नहीं मिला हम लोगों को, जो मैं आगे बताना चाहूंगा बच्चों को भी कि फाउंडेशन लेवल पे अभी कितना अच्छा रियलिटी चेक मिलने लग गया है, ऐसा है। तो सीपीटी का रियलिटी चेक नहीं मिला। फिर पता चला कि डूड ये तो अलग ही दुनिया है, और फाइनल तक पहुंचना और क्लियर करना, ये अपने आप में एक बड़ी जंग होने वाली है, ऐसा जी है। सर। तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। गोल बना लिया था, सीए करना है, पढ़ाई करी, सीए बने, और अगेन वी वर बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि जब डिग्री हाथ में आई तो पता चला अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। ये जंग तो स्टार्ट होगी डिग्री मिलने के बाद में, ऐसा है। तो ये चीजें रही है, बट आई बिन रियली लकी कि जर्नी बहुत अच्छी रही है, ओके सर। ऐसा है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे कहने पे जो जर्नी बताई उसके लिए।
तो सर उसके बीच में एक सवाल आता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि डिग्री मिलने के बाद मेन स्ट्रगल शुरू होती है, राइट हाँ सर? जी। और जैसा कि पता है सीए डिग्री जो है वो सारी डिग्री से सबसे अलग है, मतलब और भी किसी प्रोफेशनल डिग्री से इसका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है, मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्ट सीएस और सीएमई, उसके अलावा जो अदर जो फील्ड में है उसमें प्रॉब्लम सब क्या आती है। अभी एक बहुत फेमस पर्सन है, मे बी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आचार्य प्रशांत जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो डिग्री है वो सिर्फ देने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सीए डिग्री की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अदर जनरल जैसे बीकॉम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो डिग्री है वो सिर्फ पेपर है, जिसकी आज के टाइम में बहुत ही रेयर टू रेयर ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिग्री के साथ आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड जस्ट अ सर्टिफिकेट। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सीए जैसी डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या साथ में हमें बीकॉम की डिग्री के लिए, ऑफ कोर्स जब हम सीए के साथ बीकॉम की ओर बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हमारा सीए में होता ही होता है। जो फुल टाइम हम सीए की प्रिपरेशन को दे सकते थे उसका अच्छा खासा टाइम हमारा ले जाता है बीकॉम। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, वो कहता था कि मुझे अब मेरी 8 घंटे की फाउंडेशन की क्लास है और साथ ही साथ मुझे बीकॉम का कॉलेज मैनेज करना है, तो सर क्या मुझे बीकॉम लीव कर देना चाहिए, फुली फोकस सीए पे होना चाहिए, या फिर मुझे किसी तरीके से इसे मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए? यार देखो, बीकॉम का क्वेश्चन ना आज से नहीं, बच्चे काफी टाइम से परेशान है जी और हमेशा ये डिलेमा में रहते हैं कि क्या करें। हम लोग ने ये आंसर शुरू से दे रहे हैं, आज भी वो आंसर रिलेवेंट है। वो ये है कि सीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसका जो वैल्यू आपको पता चलेगा वंस यू आर इन द मार्केट। जब आप मार्केट में आ जाओगे, व्हेन आई से मार्केट मींस जॉब मार्केट और वॉट एवर रिलेवेंट इंडस्ट्री आपके लिए है। बीकॉम ना आपके लिए एक बेस तैयार करता है बैचलर डिग्री के लिए। अगर हम लैडर की बात करें ना, तो जैसे आपने 10+2 किया, यहाँ पर मुंबई में बोलते हैं जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, 12th आपने पास किया, फर्स्ट ईयर कॉलेज में आए। आई वुड से फॉर अ सीए स्टूडेंट बीकॉम इज नॉट एट ऑल अ स्ट्रगल यार। बीकॉम में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, अगर आप सीए फाउंडेशन के लेवल पे ऑलरेडी हो, तो बीकॉम इज सुपर इजी फॉर यू, बहुत इजी है। मतलब आपके लिए पढ़ाई रिलेटेड तो हमने भी बीकॉम किया है, पढ़ाई रिलेटेड क्या ही स्ट्रगल है बेटा। फाउंडेशन पे इतनी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई है कि बीकॉम आपके लिए हलवा बन जाता है। फाउंडेशन ऑलरेडी इतना आपको तैयार कर देता है शुभम, कि बीकॉम आपको टफ नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने जब बीकॉम किया था, हम लोगों ने ये सोच के किया था कि एक बैचलर डिग्री है, इसको लेके खत्म करते हैं, आगे कुछ भी मास्टर्स करना रहेगा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक लैडर है ना बेटा। जी आपने 10+2 किया, 12th किया, यहाँ पर FY बीकॉम आप में जाना है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में लेडर है, तो उसको करके खत्म करो। साइड बाय साइड ये जो प्रोफेशनल डिग्री है वो आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि जब मैं जॉब मार्केट में जाऊंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो ये डिग्री आपको साथ में खड़ा रखेगी। एट द सेम टाइम फ्यूचर की अगर आपकी कोई मास्टर्स की प्लानिंग है, तो वहां पर जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये भी कर लेते हैं यार, हम ना बैचलर डिग्री भी ले लेते। तो बीकॉम स्ट्रगल नहीं है आपके लिए, बहुत सिंपल है। एक सीए एस्पिरेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिलेबस वाइज बात कर रहा हूं। अब अगर टाइम मैनेजमेंट की आप बात करोगे, जो आपने मुझसे पूछा है, टाइम जी मैनेजमेंट इज अ ट्रिकी पार्ट, इट इज अ ट्रिकी पार्ट। स्टूडेंट को यहाँ पर स्ट्रगल लगता है। आप कोशिश करो कि आप कॉलेज वो वाला चूज करो जहां पर अटेंडेंस कंपलसरी ना हो, ठीक है। आप अटेंडेंस के साथ में थोड़ी सी आप यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, तो क्या होगा कि आप क्लासेस अच्छे से कर पाओगे। और आपका रेशियो रहना चाहिए 70-30, यानी कि 70% ऑफ योर डे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर सीए स्टडीज, एंड 30% ऑफ योर डे टुवर्ड्स योर बीकॉम एग्जाम। क्योंकि बीकॉम में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेगी, वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर अटेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करो, पढ़ना आपको बहुत कम पड़ेगा, और आप 70% ऑफ योर डे सीए को कंट्रीब्यूट करो। अगर ऐसा होता है तो ये इजीली मैनेजेबल है, और आई वुड सजेस्ट आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। सिर्फ सीए का आप गोल बनाकर अगर घर पर बैठ जाओगे तो फिर मजा क्या है। साथ जी में थोड़ा सा कॉलेज रखो ना, थोड़ा सा बैचलर डिग्री लो ना, बीकॉम करो ना, आगे और भी रास्ते खुले रहेंगे ना। मोर द मैरियर वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब जी ऐसे। सर। हाँ जी। ओके सर, ठीक है, आपने मतलब आपने बता दिया कि बीसीए के साथ बीकॉम करना ऑफ कोर्स फायदेमंद है रेदर देन नुकसानदेह है। ठीक है सर। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछिए, उससे पहले एक छोटा सवाल है कि जब हाँ जी। आपने सी क्लियर किया था
मतलब एक छोटा सवाल है कि जब आपने सीए क्लियर किया था तो उस टाइम सीए फाइनल, उस टाइम का पासिंग परसेंटेज कितना था अप्रॉक्स, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, या उस समय का पासिंग परसेंटेज क्या होता था? पहला सवाल। दूसरा सर, आपका ओवरऑल सीए करने में कितना टाइम लगा? ओके ओके, गुड गुड क्वेश्चन। देखिए, पहली बात, हम हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आई स्टार्टेड माय सीए फाउंडेशन जर्नी इन 2012, 2012। ठीक है। जी सर। 2012 से मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था, सीपीटी स्टार्ट किया था, जी सर। एंड आई हैड क्लियर इन 2017, राइट। ठीक सो है। मई 2016 मेरा पहला अटेम्प्ट था जी सर। फाइनल का। जी सर। मई 2016 में मैंने सबसे पहले सेकंड ग्रुप के लिए अपेयर किया था। सो देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं ये भी बताता हूँ आपको। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल। सो देखिए क्या हुआ कि मेरा इंटर का अटेम्प्ट था, ओके, एंड इंटरमीडिएट के लिए, सीए इंटर के लिए, आउट ऑफ नोवेयर मेरे माइंड में थॉट आया कि मैंने क्लासेस के लिए फीस भर दी है। मैं बॉम्बे की एक प्रेस्टिजियस क्लासेस के साथ में मैंने मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं यहाँ से क्लासेस लूंगा, बट बिकॉज ऑफ ऑडिट हम लोग ना क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे। आउटस्टेशन ऑडिट्स बहुत होते थे हमारे पास में। जी सर। जी सर। तो सीए इंटर की क्लासेस ली, बट मैं गया नहीं। मेरा एक रजिस्टर हुआ करता था जिसमें जी सर। मेरे सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ऐसा है। जी तो सर। मैंने सोचा पूरा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जी काम करता हूँ, मैं सेकंड ग्रुप पहले देता हूँ। तो मैंने इंटरमीडिएट में सेकंड ग्रुप पहले दिया, ठीक है, और मैं पास हो गया। जी फिर सर। मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, मैं पास हो गया। ठीक है, तो इंटर की स्टोरी बड़ी सिंपल रही। जी सर। आर्टिकलशिप चल रही है, फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम इशू आ रहा है ऑडिट का वगैरह सारी चीजें, ठीक है। मैंने इस बार वापस सोचा मैं सेकंड ग्रुप पहले देता हूँ, ओके ठीक सर। है। सब लोगों ने बोला उस टाइम पे कि ऐसा कोई कोई नहीं कर रहा है, जो दे रहे हैं सिंगल ग्रुप वो फर्स्ट ग्रुप देते हैं, या फिर दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, तो तू सेकंड ग्रुप पहले क्यों दे रहा है। मैंने कहा यार ये मेरी जर्नी है, मुझे जी इंडिविजुअली सेकंड ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स है उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और फाइनल की भी मेरी क्लासेस ना के बराबर थी, मुझे पूरी सेल्फ स्टडी करनी थी। ओके मैंने सर। सेकंड ग्रुप दिया मई 2016 में, और मैं क्लियर हो गया। ऐसा है। ओके सर। तो मेरा एक सेकंड ग्रुप पहली बार में निकल गया। जी अब सर। उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप देना रहा। तो जी फर्स्ट सर। ग्रुप की मैंने प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी। ओके सर। मेरे एक अटेम्प्ट में आए 185 मैंने स्कोर किया। उसके बाद में मुझे एक और अटेम्प्ट लगा, और उसमें मेरा फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर। मतलब ओके। सीए जर्नी बहुत ज्यादा लंबी नहीं रही है, बट मेरे इधर उधर एक दो अटेम्प्ट लगे हैं, बट आई थिंक अच्छी लगे, वो मेरी गलतियों की वजह से थे, जो मुझे पता था कि मैंने प्रिपरेशन में कमी रखी है। फिर 2017 में मैं क्लियर हो गया। ओके ऐसा। सर। हाँ, पासिंग परसेंटेज पासिंग उस टाइम। परसेंटेज है हमारे टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 to 5% के आसपास रहता था, ज्यादा नहीं रहता था। तो हार्ड आई थिंक 3.5 से 4.5% का पासिंग परसेंटेज था हमारे टाइम पे। ऐसा है। इन 2017, ठीक है सर। यस 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 यस। अभी 2025 कह सकते हैं, 25 आ गया है। और अब जो पासिंग परसेंटेज हो गया है वो लगभग 10% अप्रॉक्स मिनिमम, मतलब मिनिमम अब अभी गया फाइनल का मैं बात करूं तो 2 गुने से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा प्रेजेंट टाइम में रिजल्ट बढ़ गया पिछले 7 सालों में, 7 से 8 सालों में। अब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका इसका जो रिजल्ट है तो ये भी है कि लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट पासिंग परसेंटेज बढ़ा तो स्टूडेंट्स बढ़े, और उसमें पासिंग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट भी बढ़ गए। तो अब एक स्टूडेंट का ये सवाल आया है कि चूंकि अब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, उनको प्रायोरिटी मिल रही है, तो और अदर देन रेदर देन अगर हम दूसरी डिग्री से कंपैरिजन करें, जैसे एमबीए कर लो तो उसमें 2 से 3 सालों में हो जा रहा है। उसके बाद जो एवरेज पैकेज आ रहा है सीए का वो 10 से 12 लाख आ रहा है, एवरेज पैकेज ऑन द स्पॉट। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर करें इन टुडेज नाउ डेज, तो क्या मतलब हमें कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उतना ज्यादा वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। रेदर देन हम बीकॉम, मतलब अगर हम एमबीए करने अच्छे कॉलेज से, तो वहां भी हमें 10-12 लाख का पैकेज मिल जाएगा, एवरेज पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिक्स 2 सालों में हो जाएगा। ओके। सो इस वाले क्वेश्चन के ना दो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसपे मैं आंसर देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने जो भी प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करने के लिए सोचा है, चाहे वो एमबीए है या सीए है या सीएस है या सीएमए है या एसीसीए है, जो भी है, ठीक है, द आंसर आपको मिलेगा व्हेन यू विल बी एबल टू
आंसर वाई, कि आपने ये क्यों चूज किया है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका जो फाइनेंशियल पार्ट है, यानी कि पैसे वाला पार्ट है, कि आप फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि हमारा कितना एलपीए यानी कितना पैकेज लग रहा है, एक फ्रेशर सीए को कितना पैसा मिल रहा है, विजे वीज एक दूसरे एमबीए को कितना मिल रहा है, करेक्ट। देखो, अगर आपका ये आंसर क्लियर है ना कि मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो एक सीए की गुडविल हो, चाहे सीए के कितने साल आपको लग रहे हैं, उस कोर्स का फीस कितना है, आपका फाइनेंशियल फैमिली का बैकग्राउंड कितना है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा सिलेक्ट करता है कि सीए मेरे लिए सिंपल है, सस्ता कोर्स है, मैं करूंगा, भले ही 5 साल लगेंगे बट श्योर शॉट आगे जाके फ्यूचर में मेरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, ऐसा है, ठीक है। अगर ये आपका आंसर क्लियर है तो आपको सेकंड डाउट नहीं करना चाहिए कि यार मैं पैसे के लिए कोई दूसरी डिग्री के पास में चले जाऊंगा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है एमबीए में पैसे मिल रहे हैं, एमबीए मेहनत नहीं कर रहा है क्या? एमबीए करके मार्केट में पैसा कमाना बहुत टफ है। और आज जिस सिनेरियो में हम लोग बैठे हैं, तो स्टार्टिंग में शुभम आपने बोला था कि जो डिग्री है ना, जो पेज आपको मिल रहा है कि यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, हाँ, ये सिर्फ आपको शुरुआत देगा। और ये सभी डिग्रीज के लिए, अगर आप एमबीए हो, आप सीएस हो, आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि ये डिग्री तो आपको एक पेडेस्टल पे रख देगी कि चलो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ओके यू आर अप हियर। एक बीकॉम अगर स्टार्ट करेगा तो उसको टाइम लगेगा। आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपने 4 साल इतनी पढ़ाई करी है, 5 साल इतनी पढ़ाई करी है, आपने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया, आप यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद में ना अब आपको प्रूव करना पड़ेगा आपके नॉलेज को, और आपको यहाँ से लर्न करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं चलेगा, 9-10 लाख रुपए मिल रहे हैं चलेगा, बट जब आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा मिल गया है ना, अब आपको अब आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है। उसके बाद में आप कितनी मेहनत करते हो, आप इंडस्ट्री में कितने रेलेवेंट रहते हो, अपने आप को कितना अपडेटेड रखते हो, वो डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ डॉक्टर का, ठीक है। डॉक्टर के लिए से हम लोग क्या बोलते हैं, यार डॉक्टर बनो यार, क्या पैसा छापेंगे यार, मजा आ जाएगा यार, हाँ? और डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत है यार, इसलिए हम लोग नहीं करते, करेक्ट है। मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर डिग्री सफिशिएंट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, आप आपका नॉलेज नंबर ऑफ इयर्स आपको वहां पर लाके खड़ा करेगा कि आप सर्जन बने हो, अब जाके लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके पास से पेशेंट्स आ रहे हैं। ऐसा सभी प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए हो। क्या सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक जैसे होते हैं? नहीं। हम लोग टीचिंग में, करेक्ट है, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है आज इंडिया में? 5-1 लाख, 4 लाख, हाँ? 4 लाख। 4-5, 5-5.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ, करोड़ों की आबादी में। अगर कोई बोल रहा है ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत बोल रहा है। आज के सिनेरियो में इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक हर एक बंदे को चाहिए, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। हमको टैक्सेशन का नॉलेज है, हमको ऑडिट का नॉलेज है, हमको इकोनॉमी कैसे चलती है उसका नॉलेज है, करेक्ट है। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी जैसी चीजों का नॉलेज है, आपको इनकम टैक्स का नॉलेज है, आपको ये पता है कि यूनियन बजट कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आपको ये पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लॉ कैसे बनता है, करेक्ट। मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता है कि कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे चलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सामान कैसे बिकता है, आपको ये पता है कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, बिजनेस बड़ा करने के लिए हमको क्या चाहिए, फंडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या बचा? कुछ बचा क्या? ये सारी चीजें एक सीए फाइनलिस्ट पढ़ चुका होता है, ये नॉलेज आपको है। तो मैं कह रहा हूँ शुभम, अगर आप इस एज में ये सारी चीजें का नॉलेज लेके बैठे हुए हो, आपको नहीं लगता आप एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे हो जो दूसरा सिलेबस फॉलो कर रहा होगा? तो आपके पास में बहुत काम है। आप डिग्री लो बिना डिस्ट्रैक्शन के, और ये सोचो ही मत कि कितना पैसा मिलेगा, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ किसी दूसरी डिग्री से कंपेयर मत करो। सोच लिया ना, गोल बना लिया ना कि सीए करना है, पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बस आपको आपका नॉलेज को अपडेट करना है। जिस फील्ड में आप जा रहे हो पहले से माइंड बना के रखना है। हम लोगों ने शुरू से सोचा हम टीचिंग करेंगे, तो हम कर रहे हैं। जिस बंदे ने शुरू से सोचा है कि हम प्रैक्टिस में रहेंगे, तो करेंगे। किसी सीए ने सोचा है कि हम कॉर्पोरेट जॉब में रहेंगे, तो रहेंगे। कितने आउट ऑफ 5 और 6 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 40% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग है सिर्फ। 60% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या तो जॉब्स में हम जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में, एमएनसीज में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, इन सब चीजों में।
तो यार आई वुड सम अप माय आंसर, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आज की तारीख में। आपको 10-12 लाख रुपए से स्टार्टिंग मिल रही है ना, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद में जो आपको जंप मिलेगी ना, वो ट्वाइस थ्राइस हो सकती है, मल्टीफोल्ड जंप हो सकती है। और ये हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आपको आज के टाइम में जॉब्स में टाइम देना पड़ेगा। आप मार्केट में रहेंगे, पैसा मिलेगा। ये डिग्री आपके लिए काम करेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस डिग्री के लिए आज समय दो, ये आपके लिए समय बनाएगी, बस ऐसा। ओके, थैंक यू फॉर योर टैलेंट जो आपने स्टूडेंट्स को दिया है। उसके साथ मैं भी एक चीज पुट करना चाहूंगा, जो बात आपकी है सर का, जहां तक आपने जो बात बोली इसका जो मैंने अपने हिसाब से जो समझ किया उसमें ये बात थी कि अगर आप सीए डिग्री में इसलिए आना चाह रहे हो कि बस एक बार डिग्री मिल जाएगी उसके बाद बैठ के खाना है, तो शायद आप हाँ, गलत डिग्री की तरफ आ रहे हो। सीए डिग्री में जहां तक आने का मतलब ये है कि आप इसलिए इस डिग्री में आ रहे हो क्योंकि ये जिसे एक दौड़ जो रेस होती है उसमें जो करेक्ट स्टार्ट करता है तो उसके पैर के नीचे एक वो लगा होता है जो उसको झटका देता है जिससे वो पूरी जर्नी को आगे अपने हिसाब से करेक्ट और स्पीड बढ़ा पाए, जो रनर अप करेक्ट होता है। तो वही है करेक्ट सीए डिग्री का काम कि ये सिर्फ एक बार आपको धक्का देगी और उसके बाद आप अपनी स्पीड कैसे बना सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। उसकी उतनी ही वैल्यू है कि अगर वो नहीं होगा तो वो रनर जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रू 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 पुश स्टार्ट बेसिकली इट इज फॉर या गुड। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द सेम। अब हमारा अगला सवाल है कि जब हम सीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जैसे कि अगर आप किसी भी अदर जो प्रिपरेशंस होते हैं, जो अदर एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई या कोई अदर जो भी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, उनमें मोस्टली 1 से 2 साल की प्रिपरेशन होती है। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप, मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो 1 साल बाद एग्जाम है या 6 महीने बाद एग्जाम है और वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद, मतलब दैट्स ऑल। तो उसमें क्या होता है, मोटिवेशन मेंटेन रहता है या फिर जो डिसिप्लिन रहता है वो मेंटेन रहता है। बस जब हम सीए डिग्री में आते हैं तो यहाँ तो कंपटीशन तो ही है, उसके साथ एक लॉन्ग टाइम तक वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। बात 6 महीने की वो आदमी कर लेगा, 1 साल के लिए वो कर लेगा, लेकिन सर ड्यूरिंग द सीए प्रिपरेशन हम जब फाउंडेशन से लेके फाइनल तक कैसे खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखें, कैसे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे खुद को बचाएं, उनको अवॉइड करें। तो शुभम, आप पूछ रहे हो डिस्ट्रैक्शन के बारे में, करेक्ट? देखो ऐसा है, एक चीज आपने मेंशन करी कि ये सिलेबस का जो स्पैन है, टाइम पीरियड है, वो काफी लंबा है। मैं ना इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए किसी चीज पे मेहनत करना, 2 साल करना, 3 साल करना, 4 साल करना, ये डिग्री इन इटसेल्फ इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये बताना चाह रही है कि आपसे कितना लेवल का डेडिकेशन एक्सपेक्टेड है और कितना सीरियसनेस आपकी तरफ से हमको चाहिए। ये डिग्री ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट है, पढ़ना है, जाके आर्टिकलशिप करना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है, आईटी ट्रेनिंग करना है। तो इट्स अ ब्लेंड, आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा मिक्स है, एक परफेक्ट मिक्स है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो क्वालिफाइड है, वो हमेशा एक ही चीज बोलेंगे आपको कि इस डिग्री ने हमको सिर्फ सीए नहीं बनाया है, हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया है। और इसके पीछे रीजन ये है कि आज के टाइम पे मैं अगर 8-9 घंटे रोजाना बोल रहा हूँ, मैं 2-2 3-3 मैसेज अगर ले रहा हूँ, और आज जैसे संडे मैं आपके साथ में बैठा हुआ हूँ, करेक्ट? हमारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है वो तो एक चीज है, बट ये चीज हमको सीए ने ही सिखाया है कि डिसिप्लिन, रोजाना एक काम को कंसिस्टेंटली करना किसी भी चीज में। ऐसा बोला जाता है, हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन से ये बोला है, मुझे तो एटलीस्ट ये बोला है कि अगर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है ना, तो वो काम ना आप रोजाना 2 घंटे करो, सिर्फ रोजाना 2 घंटे। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड रीडर, आप रोजाना 1 घंटे किताब पढ़ो और आपकी हैबिट बन जाएगी +21 डेज के लिए। तो अगर हम एक ही चीज 5 साल तक कर रहे हैं, ऐसे चांसेस हो ही नहीं सकते कि आप मेहनत करो, आप कंसिस्टेंट रहो और डिग्री आपके हाथ में नहीं आए। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सर रिजल्ट कम है, हम बन नहीं पा रहे, हम डिसिप्लिन नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी जो नजर है वो गोल से भटक चुकी है। अब डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी है बेटा। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। एक बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है सोशल मीडिया, एक बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है शादियों में जाना,
पार्टीज अटेंड करना। एक बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि दोस्तों के साथ में रेडी मारना, घूमना, चाय पीना और ये सब करना। और एक बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जो जेन्युइन है, घर की कंडीशंस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स की तबीयत है, सिबलिंग्स है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज की तारीख में बच्चे फेस कर रहे हैं वो है उनको जॉब करना पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चों को जो ऑलरेडी सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी अभी 15 दिन पहले एक बच्चे से, एक्चुअली नॉट 15 दिन पहले, जनवरी का रिजल्ट आया था, ठीक है, और जनवरी के रिजल्ट के लिए हम लोग सेलिब्रेशन के लिए गए थे। तो एक बच्चे के 300 प्लस उसने स्कोर किया फाउंडेशन के लेवल पे, और वो बच्चा मुंबई का ही है, ठीक है। तो हमने रिजल्ट वाले दिन उससे वीडियो कॉल किया, उसने कहा सर थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम में आए, और बच्चे जैसे ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं हमेशा वैसा उसने दिखाया, ठीक है। मैंने उससे पूछा आप मुंबई में कहाँ रहते हो, उन्होंने जगह बताई। मैंने कहा वहां पर कहाँ रहते हो, बोले सर डॉकयार्ड के पास में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा पेरेंट्स क्या करते हैं, सर पापा नहीं है। अच्छा ओके, पापा नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हो, सर मुझे जॉब करना रहता है तो मैं जॉब करता हूँ। आ, बेटा जॉब की टाइमिंग्स क्या है, सर मैं सुबह निकलता हूँ 9:30-10 बजे, और मैं शाम को आता हूँ तो मुझे 8:30 बज जाती है। मम्मी साथ में रहती है, मैं खाना वाना बनाता हूँ, मम्मी के साथ में हेल्प करता हूँ। और मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता था आपकी, तो मैं सारी क्लासेस देखना स्टार्ट करता हूँ 9 बजे से, और मैं 9 बजे के बाद में सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखता हूँ, और फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर जॉब करता हूँ। अब शुभम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इस बच्चे के पास में डिस्ट्रैक्शन की जगह है लाइफ में? वो चाहे भी तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मेरा स्टूडेंट से ये कह रहा है डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान मत दो, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दो। अगर आपको पता है, इफ यू आर अवेयर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स योरसेल्फ, सबसे पहले टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर करियर। यार अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है ना, आप डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओगे, आप फोन चलाना भूल जाओगे, आप बाहर घूमना भूल जाओगे, आप टाइम पास करना भूल जाओगे, आप इंस्टाग्राम चलाना भूल जाओगे, क्योंकि आपके पास में समय नहीं है, आपके पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट सर। आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। मैं आपके क्वेश्चन को अलग दिशा में ले गया हूं। मेरा कह रहा है डिस्ट्रैक्शन सर कम कैसे करे, नहीं, अपनी सीरियसनेस को अपनी डिग्री के लिए बढ़ाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाओ। देखो जो काम करता है ना उसको काम मिलता है, आपने सुना होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक कमरे में अगर 3 लोग बैठे हैं ना, है ना, मुझे यहाँ पर बैठे बैठे दिख रहा है ना कि यार थोड़ा सोफा भी ठीक कर देता हूँ, मैं ना ये ठीक कर देता हूँ, मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, पापा मैं ऑफिस चलता हूँ, मैं प्रिंटिंग का काम कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी अकाउंटिंग एंट्रीज कर देता हूँ, ठीक है। आपको काम लेना आना चाहिए। अगर आप काम ले रहे हो ना, आप बिजी हो, आप बिजी हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस आपके पास में नहीं रहेंगे। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ आज की तारीख में, मैं जब भी मेंटरशिप सेशन भी करता हूँ, अपने आप को बिजी रखो अच्छी चीजों के साथ में, अच्छी बुक्स के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, एंड अपने पेरेंट्स के साथ में। अगर उनका बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व, अगर उनकी जॉब है उसके बारे में पूछो, आपकी मम्मी अगर हाउस वाइफ है उनको 2 नई चीजें सिखाओ, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी सिखाइए, आप अपनी स्किल पे काम करिए। या डिस्ट्रैक्शन का टाइम दो ही मत अपने आप को, अगर दिन भर में फ्री टाइम है ही नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन राइट सर, ये जो आपने करेक्ट। पॉइंट ये ऑफ व्यू दिया एकदम हटके था और बहुत ही ज्यादा रियलिटी चेक टाइप का था। क्योंकि ये रियल लाइफ इश्यूज है बेटा, सब लोगों को ऐसा लगता है कि सर डिस्ट्रैक्शन है, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं अगर आप बिजी हो तो। राइट ऐसा सर, है। राइट तो सर। मुश्किल तो है बेटा 4-5 साल एक जैसा लग के काम करना। यार सोने को तपाओ ना उतना निखरता है बेटा। यस। आपका आपको पता नहीं है ये 5 साल की जो आपकी मेहनत है ना, ये आपको एक अलग इंसान बना रहा है, ये अलग पर्सनालिटी निकल के आएगी। अगर मैं अगर मैं सिर्फ टीचर होता, ठीक है, और मैं सीए स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा होता, मैं एक नॉर्मल टीचर होता, मुझे नहीं पता मैं इतना सीरियस होता कि नहीं होता। सीए डिग्री ने मुझको ही सिखाया है कि मैं 6 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ सकता हूँ, मैं रात को 2 बजे नोट्स बना सकता हूँ, और मैं सुबह 8 बजे की पहली क्लास भी ले सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो और प्रोवाइड करता है इसी। 2 घंटा नहीं, मैराथन लेते हैं हम लोग मैराथन लेते हैं, हम 8-8 घंटे बोलते हैं। उसके बाद में हम डाउट सॉल्विंग सेशंस लेते हैं बच्चों के। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये पैशन है। बिना पैशन के, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आपका पैशन हो सकता है कि मुझे फैकल्टी से बात करना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मैं उनकी लाइफ से कुछ सुनूंगा, ये पैशन की वजह से आप यहाँ पर बैठे। जी सर, राइट सर। थोड़ी सी गहरी बात है।
नहीं, बात आपकी वैसे सही है। और जो आपने बात बताई बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स मैं ये क्वेश्चन नहीं मतलब जो आपने जवाब दिया वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब जनरल जवाब यूज कर रहा था कि आप ये कर दो वो कर दो। बट आपने जो करेक्ट। चीज बताई आपने ये नहीं बताया कि आप अवॉइड कैसे करो। आपने कहा ये बताया पता ही नहीं। जैसे नहीं, अभी क्विक सोल्यूशन क्या है, आप बोलोगे सर सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, अच्छा ठीक है सर आप अरे यार ये सारे सोल्यूशंस ना बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड है, हर किसी की लाइफ अलग अलग है। मैं आज की तारीख में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक बैच में हजारों बच्चे। सेम हाँ, प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम विद मी। अगर मैं ये सोचूं कि यार एक काम करता हूँ सोशल मीडिया बंद कर दूं। वो यार कुछ तेरी सोल्यूशन है ही नहीं। आज के टाइम पे आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को कैसे दूर करोगे, मुझे एक बात बताओ। मैं एग्जाम के 15 दिन पहले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं बच्चे को बता रहा हूँ कि ये क्विक नोट्स हैं, मेरी ये नॉर्मल अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस की शीट्स है, मैं उसको ये बोलूँ कि फोन यूज मत कर, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है कि उस बच्चे को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, उसको पता रहना चाहिए कि मुझे फोन का कितना इस्तेमाल करना है, कितनी टेक्नोलॉजी मुझे यूज करनी है, मुझे टाइम बाउंड फ्रेम में रहना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन आता कहां से? आपकी सीरियसनेस टुवर्ड्स योर गोल। यस यस ठीक है, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आंसर थोड़ा लंबा हो गया पर मैं एक बिल्कुल आपको नहीं अच्छा तो एग्जांपल बिल्कुल दूँ। बात सही। ठीक है, सही बातें अक्सर समय लेती है। एक एक राइटर थे, ठीक है, एक जस्ट स्टोरी है, एक स्टोरी है जो हमें बचपन से सुनाई है, तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है। एक राइटर थे, रिलीजियस बुक्स लिखते थे, ठीक है। तो वो एक बुक पे काम कर रहे थे, तो उनको बुक पे लिखते लिखते ना 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ठीक है। रोज अपना काम करते, कमरे के अंदर बैठ के बुक कंप्लीट करते थे, बाहर आते थे, सुबह शाम का खाना खाते थे, अंदर कमरे में जाते थे, लिखते थे। 8-9 महीने हो गए, वो खाना खाने आए, लंच करने के लिए बाहर आए, मम्मी ने खाना परोसा, उन्होंने खाना खाया, और उन्होंने पहला घास खाया, और उन्होंने बोला कि मम्मी आज सब्जी में नमक बहुत कम है, ठीक है। मम्मी ने बोला बेटा तेरी किताब कंप्लीट हो गई क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मेरी किताब कंप्लीट हो गई। बोले वेरी गुड, क्योंकि मैं 8 महीने से आपको यही सब्जी खिला रही हूँ बिना नमक तो। आपको समझ में आया क्या हुआ? 8 महीने से उस आदमी का जो गोल था वो उसकी बुक को कंप्लीट करने का था, उसने दुनिया में क्या चल रहा है उसको पता भी नहीं है, और मम्मी 8 महीने से एक सब्जी बना के खिला रही बिना नमक के, वो खा रहा है, और आज उसको रियलाइज हुआ कि नमक नहीं है सब्जी। ये है लेवल ऑफ डेडिकेशन। अगर ऐसा हो जाए तो बेटा फिर मजा आएगा। हो गया सर ओके सर। बहुत ज्यादा मतलब आपने पूरा समय देकर ये बात हम लोग को समझाई। आई होप जो भी स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी मतलब जरूर इस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये चीज मैं भी सोचता था जैसे फाउंडेशन में क्या था कि नहीं फाउंडेशन में क्या अभी इंटर में भी जब मैं मतलब फुल टाइम यूट्यूब पे एकदम से नहीं था तो ये होता था कि चलो ठीक है 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ और फोकस होकर पढ़ाई करता हूँ। ऑफकोर्स शुरुआती जो अटेम्प्ट में मैंने किए हैं वो बहुत से स्टूडेंट करते हैं। पर अभी क्या है अभी मेरे साथ ये है कि अगर अब मैं सोचता हूँ कि यार बंद कर दूंगा तो फिर काम ही नहीं चलेगा क्योंकि सारी चीजें वहीं से कनेक्टेड है। तो अभी हाँ अभी मैंने ये सोचा कि काम करते हैं कि एक टाइम लिमिटेशन लगा देते हैं कि हाँ इतने टाइम तक अपने में ऑफ कोर्स नॉट कोई ऐप कि हाँ इतनी देर नहीं चलाना है। 2 घंटे यूट्यूब का काम है 2 घंटे यूट्यूब का काम करो। उसके बाद जो अपना टीचिंग जो पढ़ने का काम है जो आर्टिकलशिप है उसको करो। करेक्ट। वही चीज जो आपने बताई। ओके सर थैंक यू। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल आता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कहूँ कि ये आप भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में रहे होगे सीए तो आपको भी ये प्रॉब्लम जरूर से जरूर फेस करनी पड़ी होगी और अब आपका उसके पास जवाब होगा। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम में गया मैंने अकाउंट का पेपर जो सबसे पहला पेपर होता है आइदर इंटर और फाइनल और फाउंडेशन तीनों में मैं पेपर दे के आया। मैंने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। तो मैं कितना से कम क्योंकि ऑफ कोर्स सी एग्जाम में वैसे भी नंबर कहाँ ही पर कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ कि 90 का अटेम्प्ट किया है और एग्जामेशन मेरी पक्की है। मतलब एट द लीस्ट पॉइंट पे बैठ के मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन जब यही चीज लॉ के पेपर में आती है मैं तीनों लेवल पे आता हूँ। अब आपको अभी तो फाइनल से हटा दिया गया है वो एमसीक्यू कर दिया गया है बट अगर इंटर और फाउंडेशन में बात करूँ लॉ की तो उसमें क्या होता है ना
भाई कितने का अटेम्प्ट किया? 100 का। कितने आएंगे यार? 40 बनने हैं तो अच्छी बात है। तो सेम डिग्री, सेम पर्सन, सेम टाइप ऑफ एग्जाम, ऑफ कोर्स वो पर्सन पढ़ने में भी लगभग सेम ही टाइम दे रहा है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि 90 करने के बाद वो कहता है कि 80 70 आ जाएंगे, 100 कहने के बाद कहता है कि शायद 40 आ जाएंगे इन द लॉयल। देखो अब तो आप क्या फाइनलिस्ट बन गए हो, तो अभी आपको जी इंटर की जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जी मेरे हाँ। इंटर के बैच में होते और जी फाउंडेशन के बैच में होते तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में जरूर होता। हाँ, मैं क्योंकि बहुत पहले था आपके आपका जब मैंने इंटर किया था, वो ई कीड़ा जो यूट्यूब पे अरे आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म आपका वहीं पे था। तो फ्री क्लासेस जो थी ई कीड़ा के थ्रू, तो वहां से मैंने आपसे पढ़ा था। तो बिल्कुल जरा आप वो चीज बताइएगा। नहीं तो ये मेरा जो इनिशियल जब मैं कोई भी बैच स्टार्ट करता हूँ ना, जी सर। मैंने अभी सितंबर का बैच स्टार्ट किया, ठीक है, यस। तो मेरा ना शुरुआत की जो 2-3 क्लासेस होती है वो सिर्फ इसी बारे में रहती है कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, लिखना कैसे और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अभी आपने लॉ से रिलेटेड पूछा है तो मैं आपको ही बताना चाहूंगा, बहुत ब्रीफली बताता हूँ, ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली बात जो नॉन नेगोशिएबल है एक लॉ जैसे पेपर के लिए, ऑडिट जैसे पेपर के लिए, वो यस सर। ये है 100% पेपर अटेम्प्ट होना ही चाहिए, यस सर। होना ही चाहिए। यस जो सर। बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं लॉ जैसे सब्जेक्ट में, स्मार्ट तरीके से सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस ना पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ के गए हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा जब भी बात करता हूं ना, मैं एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मैं टॉपर्स को बिल्कुल अलग कर देता हूं, ठीक है, बिल्कुल और जो एक बिलो एवरेज बच्चा है मैं उसको अलग कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सर। एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो ही मजा आएगा बिल्कुल सर। आपको। और 100% जब आप पेपर अटेंड करके आओगे तब जाके आपको ये वाली फीलिंग आएगी यार चल पास तो हो सकते हैं यार, क्योंकि मार्क्स करते हैं। आंसर कितना ही सुंदर लिख दो, मतलब अगर आप हीरे भी गाड़ के आ जाओ आंसर के अंदर तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 ही मिल जाए। बिल्कुल सर, ये ये बात तो मैं सहमत हूँ। करेक्ट है। अब देखो बीकॉम जैसी एग्जाम्स में नहीं ना बेटा कि एक पेज लिख दिया और 1.5 पेज लिखा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, मेरा क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये जो बॉटल है, ठीक है, ये किस मटेरियल से बनी है, आपको इस मटेरियल का नाम देना है। तो आप बोलोगे प्लास्टिक से बनी है। मैं आपसे बोलूंगा इस प्लास्टिक को बनाने का केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, करेक्ट है, तो आप वो केमिकल फॉर्मुलेशन बताएंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसके आसपास दुनिया भर की बातें करो, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। कि प्लास्टिक मैंने जमा कर आपसे पानी भरा जाता है, इसमें ढक्कन होता है, कूल के पानी पियो। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है। जी सर। आपको आपको सिंपल से 5-6 पॉइंट लिख के आने हैं, आपको दुनिया भर की बातें नहीं करनी है। जी सर। सो लॉ इज वेरी सिंपल, अगर आपको पता है कि की वर्ड्स क्या है और की स्टेटमेंट्स क्या है, जी सर। राइट। आपको सुंदर तरीके से आपको बस एक प्रोविजन याद करना है, उसके की वर्ड्स याद करना है और की स्टेटमेंट याद करना है। क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं एग्जामिनर को समझ सकता हूँ। एग्जामिनर आपकी जब कॉपीज को देखता है ना, बड़े बड़े पैराग्राफ देख के मुझे चेकिंग करने की इच्छा नहीं होगी। बिल्कुल मेरी सर। पता है क्या इच्छा होगी, बिल्कुल सर। मैं क्या पता है क्या ढूंढूंगा, कंसिडरेशन डन, ओके, सेक्शन नंबर 5353 डन, ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है डन, कंक्लूजन में बच्चे ने लिखा है कि उसको ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी डन। मतलब मुझे सिर्फ काम की चीजें चाहिए और ये काम की चीजें आपको आपकी फैकल्टी बताएगी ड्यूरिंग द क्लासेस। हर एक टॉपिक के लिए की वर्ड्स और की स्टेटमेंट्स अलग अलग होते हैं। और ये सिर्फ प्रवचन नहीं है। बच्चे को लॉ में मार्क्स क्यों कम आते हैं, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा है यार मैं लिख के आया हूं, वो लिख के नहीं आया है, वो लिख के नहीं आया है, उसका प्रोविजन में कमी है, उसने प्रोविजन पूरा नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि उसने घर पे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। मेरा बच्चा हर दिन 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करता है। जी सर। राइट से। इट्स ए कॉम्बिनेशन शुभम, आपको प्रोविजन याद करना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा, लिमिटेड वर्ड्स के साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है अगर आप टॉपर हो, यू अटेम्प्ट 80 या 85 मार्क्स का पेपर एंड यू कैन इजीली अचीव 70-72 पॉसिबल है इफ सर। और इन दैट कैटेगरी। अगर आप एक एवरेज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आते हो,
100 का पूरा अटेम्प्ट करके आओ, आप अच्छा स्कोर करोगे, आप एग्जामिशन लाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा क्रक्स ये है, अपना जो माइंड में आपका सोचना है ना कि मैं लिख के आया हूं, ऐसा नहीं है। मैंने आंसर शीट्स देखी है, आंसर शीट्स अभी भी फोन में खुली हुई है, ऐसा है, ठीक है। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों के मैसेजेस है, सर 100 का अटेम्प्ट करके आया हूँ सर, कितना लिखा है सर देखो ना, और मैंने आंसर खोल के उसको दिखाया है, मैंने कहा नालायक तूने प्रोविजन गलत लिखा है, तूने प्रोविजन गलत लिखा है, और तू प्लास्टिक की जगह तू मेटल के बारे में लिख के आएगा, तो तू 1 पेज लिखे या 2 पेज लिखे, तुझे मार्क्स मिलने ही नहीं वाले, नहीं। ऐसा है। तो तो ओवरऑल आई थिंक इस तरह का कहना ये है कि आप लिख के आ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, सही लिख के आ रहे हो ये मैटर, राइट सर? एग्जैक्टली। और लॉ में ना बेटा की वर्ड्स और की स्टेटमेंट बहुत जरूरी होते हैं। मैं सब बच्चों को आपके थ्रू बोलना चाहूंगा यहाँ पे, आज के ऑनलाइन के समय में जहाँ पर बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट अवेलेबल है बेटा, हाँ, आप बिल्कुल यूट्यूब पे जाके पढ़ाई करिए, जो करना है करिए, पर जिस फैकल्टी को आपने शुरू से फॉलो किया है उसको एंड तक फॉलो। आप 10 जगह से, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लॉ की, लॉ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप 10 लोगों को सुनो और अपने तरीके से आंसर बनाओ। एक टीचर, इंडिया के सारे टीचर्स जो भी लॉ पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, पर हर टीचर की पढ़ाने की स्टाइल अलग है, लिखवाने की स्टाइल अलग है। अगर आपने एक टीचर को फॉलो किया है, एंड तक फॉलो करो ना, क्यों भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? एंड तक उस टीचर को फॉलो करो, वो पक्का आपकी नैया पार लगाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस टीचर की, क्योंकि उस टीचर को मैं जानता हूँ, उन सब टीचर से, कोई सीनियर टीचर से, उनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा है। तो हम लोग टीचर्स एक दूसरे को कभी एज कॉम्पिटिटर्स देखते ही नहीं है, हम लोग मुझे नई चीज नोटिस की है सीए फैकल्टी में, मतलब अदर फैकल्टीज का तो मुझे इतना नहीं पता, थोड़ा बहुत, पर सीए फैकल्टीज में मैंने नोटिस की है कि कोई भी टीचर एक दूसरे को एज अ कॉम्पिटिटर नहीं देखते हैं। ये हमारी जो फील्ड है उसकी बहुत अच्छी चीज है सर, ये मैंने नोटिस किया, मैंने देखा है। और अभी तो इतने क्वालिफाइड टीचर्स है शुभम, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है भी नहीं, बट उनका नॉलेज इतना वास्ट है, इतना शानदार नॉलेज है कि उन्होंने एग्जामिनेशन को अच्छे से समझ लिया है, और वो बच्चों को वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा है। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं टेबल पे एक्स्ट्रा क्या लाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा ये लाता हूँ कि यार जो जर्नी तुम्हारी चल रही है ना बेटा, वो मैंने सहन करी है, बिल्कुल मैं रात रात भर जगा हूँ, मैंने नोट्स बनाए, मैंने दीवारें भरी भरी है, दीवार पे मैंने चार्ट्स लगाए, ऐसा है, और मैंने एक चैप्टर एक चार्ट पे डाला है, ऐसा है। 3 महीने में कमरे से नहीं निकला, ठीक है। तो मैं जर्नी को समझ सकता हूँ, वहां पर बच्चे कनेक्ट करते हैं कि सर आप भी सीए हो, आप सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, हम समझ सकते हैं, आप सही तरीके से गाइड करोगे, ऐसा है। तो वो सारी चीजें हैं। आई थिंक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लॉ और कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में भी इनफैक्ट। अगर आपको लग रहा है आप ओरली क्वेश्चंस कर रहे हो, आप क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड सॉल्व करने बैठो, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं आंसर को लंबा कर रहा हूँ, बट मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जी सर, बिल्कुल सर। 3 तरीके होते हैं कोई भी चीज को याद करने के। जी सर। पहला तरीका होता है देख कर याद करना, आपकी विजुअल मेमोरी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है सुनकर, बिल्कुल सर। और तीसरा मीडियम होता है लिख कर। राइट सर। जब तक इन तीनों का संगम नहीं बनेगा, जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, चीज पक्की नहीं होगी। तो कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप सुन रहे हो, टीचर ने बोला, मेरे शब्द आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आएंगे, अरे सर का एग्जाम्पल था, अरे सर ने राइट बोला सर, ये तो अरे होता है, ये तो होता है एग्जामिनेशन हॉल में। अरे टीचर की आवाज कान में आती है आपको, अरे 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 वो वाला एग्जाम्पल यार, सर ने बोला था यार, अच्छा ठीक है। अब अगर आपने वो चीज लिख ली थी, ये आपके दिमाग में छप चुकी है, क्योंकि आपने उसको लिखा है। जब तक लिखोगे नहीं ना, कोई भी सब्जेक्ट पक्का नहीं। वो याद आएगा कि उस टाइम लिख रहा था तो यहाँ फंसा था, तो ये लिखा था। एग्जैक्टली मतलब मुझे तो मेरे नोट्स ना आज तक याद है कि मैंने मेरे पेज की मार्जिन के ऊपर कोने पर एक सर्कल बनाया था, और मैंने वहां पर एक पॉइंट लिखा था, और वो मुझे सीए फाइनल की एग्जाम में याद आया है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ, मैं मुझे खुद, जैसे जो मैंने नोट्स बनाया तो मुझे खुद याद है कि अगर जैसे कोई चीज पूछता है कि शुभम ये बताओ जो फिजिकल गुड्स का वेरिफिकेशन आप ऑडिट पे कैसे करोगे, तो मुझे पर तुरंत सीधे उस पेज पे जाता हूँ,
मुझे याद है कि मैंने रॉ मटेरियल लिखा था, फिजिकल गुड्स लिखा था, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा था। नीचे की तीनों लाइनें सेम थी, ऊपर के तीनों पॉइंट सेम थे। सब में 20 के दो पॉइंट्स अलग थे। ये ये बात ये पे आप जो बात बता रहे हो बिल्कुल सही है सर। ये आपकी विजुअल मेमोरी है, ये आपकी विजुअल मेमोरी है। आपको दिख रहा है कि आपकी बुक कहाँ है, क्योंकि आपने उसको लिखा, आपने कंबाइन कर दिया है। यस पिक्चर ने राइट जो सर। बोला वो, आपने जो बनाया वो, और आपने जो लिखा, ये कॉम्बिनेशन जब बनाया ना, ये पक्का हो गया है, ये पक्का हो बिल्कुल गया। राइट राइट मैं राइट आपको सर। मैं आपको नोट्स दिखाऊं मेरे सीए फाइनल के टाइम के, देखना है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाय ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ये कर दो, नोट्स लेके आ गए हैं। ये मेरी सीए फाइनल के टाइम पे मैंने एक पतली सी कॉपी बनाई थी, ठीक है? नोट्स। मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, मई 2017, करेक्ट? नो, यस। हाँ, सीजे, ठीक है। अब हर आदमी के नोट्स कितने अलग होते हैं, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको तो ये देख के समझ में भी नहीं आएंगे कि मैंने क्या लिखा है, आपको चीटी दिखेगी, चीटी। बिल्कुल। मतलब ऑफ कोर्स ये मेरी फील्ड लिखा है, फिर भी लग रहा है क्या ही है। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो रेड मार्किंग है, ये रेड मार्किंग मैंने सेकंड टाइम रिवीजन करी तो एडिशन करे। बिल्कुल जब हाँ, वो मैंने होता है, वो सबके साथ होता मैंने है। एमटीपी आरटीपी से क्वेश्चन लगाए तो यहाँ के एडिशनल मैंने पॉइंट्स यहाँ पर नोट करे हैं। ये राइट जो मैंने सर। हाईलाइट कर रखा है वो अलग चीज है। इस तरीके से मैं नोट्स बनाता था, और ये नोट्स मेरे आज तक है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मुझे कुछ डाउट आता है, मैं नोट्स को देखता हूँ। ये इतने रेलेवेंट है आज तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि एक चीज मैंने और नोटिस की, जैसे आपने कहा मैं यहाँ से देखता हूँ, तो होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं ऑफिस में हूँ, आर्टिकलशिप में ऑफिस में हूँ, ठीक है। सर कहेंगे शुभम ये वाला पॉइंट देखो, इसकी देखो लास्ट डेट कब होती है। तो रेदर देन एक्ट खोलूंगा, फिर मैं वहां पे जाके देखूंगा कि अरे यार अच्छा इस पेज पे होगा। उसकी वजह मुझे लगता है मेरे नोट्स में पेज नंबर 33 पे लिखा था, चैप्टर नंबर 5 के बाद। ये जो सेल्फ नोट्स का ये फायदा होता है सर, इसीलिए आई नो ऐसा नहीं है, आपको पता है वो मटेरियल और भी अच्छे तरीके से मिल सकता है, लेकिन वैसे अगर आप किसी दूसरी मटेरियल में ढूंढेंगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन अपने में वो जगह याद रहती है कि वहां जाके इस पन्ने के पीछे नीचे एक हल्का सा लिखा था, तो आप जाके क्यों ढूंढ ये सकते हैं। ये सेगमेंट हमारा था तो नहीं, बट ये सेगमेंट आपके पॉडकास्ट में आ गया है। आप इसको डाल सकते हो कि नोट मेकिंग आप कैसे कर सकते हो सीए की स्टडीज के लिए, दूसरा है। थैंक यू सर, आ, थैंक यू। मैंने क्योंकि कोई भी फैकल्टी आपको मटेरियल देता है ना, उस मटेरियल को ना आपको आपके तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात मैं कहने वाला था, यही चीज मैं कहने क्योंकि वाला था। आपकी जो सीए की तैयारी है, वो आपकी परछाई होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए कुछ ना कुछ। यही क्वेश्चन सर अगर अभी पूछने वाला भी था, सॉरी सर आपको भी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक्चुअली अभी आप नहीं नहीं इससे बोलिए। कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक्चुअली यही क्वेश्चन ही मेरा था भी, जब आपने अपने नोट्स दिखाए तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आया कि अभी आज के टाइम में लगभग सभी सीए फैकल्टीज इंक्लूडिंग आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमें सिर्फ नोट्स बनाने चाहिए? अगर बनाने चाहिए, जैसे जब मैंने आपसे किया था, ठीक है सर, तो मैं तो हिंदी मीडियम से, तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सी हिंदी मीडियम से किया। तो आपके जो नोट्स है तो मैंने यूट्यूब से किया था, तो मेरे पास वो नोट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे कहीं ना कहीं नोट्स बनाना ही था। तो पहले मुझे लगा कि यार कहीं मैं पूरा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, कि यार वो चीज मुझे मिल सकती थी बनी बनाई, अब मैं बना रहा हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है। उस टाइम मुझे ये लग रहा था, फिर मुझे करेक्ट। बहुत दिन बाद लगा कि नहीं नहीं, वो चीज जो मैंने बनाई है वो अगर मैं देखता तो शायद याद रहती। अरे वही देखो, वही चीज फैकल्टीज मैं सुबह आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ सर। नहीं, तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जब फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे मैंने मेरी बुक बना रखी है, करेक्ट है, मैं उसको सीजे स्टाइल बुक बोलता हूँ, ठीक है। जी सर। मैंने मॉड्यूल को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। ओके सर। मैंने उसमें बहुत सारे निमोनिक्स डाल दिए, बहुत सारी स्टोरीज डाल दी, मैंने सारे एग्जाम्पल्स डाल दिए, राइट स्टडी सर। मटेरियल डाल दिए। हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन बैंक के वो भी डाल दिया, एमटीपी आरटीपी। ये हमारी मेहनत है। राइट सर। जब आप उस बुक को उठाओगे ना, आपको उस बुक को और सिंप्लीफाई करना है मेरी क्लासेस के साथ में जब आप बैठ रहे हो, चाहो या ना चाहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा दिन लगा दिया लिखने में, लंबा लंबा लिखे जा रहे लिखे जा रहे, नहीं 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 नहीं। प्रिसाइज, अपनी स्टाइल, बुलेट पॉइंट्स बनाना, लैंग्वेज, मार्किंग अपनी करना, लैंग्वेज में। उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना, मतलब उसको पिक्टोरियल तरीके से, पिक्चर्स के यस सर। थ्रू आप उस नोट्स को बनाओ। इंक का कलर चेंज करो, आप सर्कल्स बनाओ, आप एरो डालो, आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ। ये जो आप कर रहे हो ना, आपका मकसद क्या है?
उस एक दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर, एग्जाम के जस्ट पहले आपका सिलेबस 100% रिवाइज होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप 400 पेज घुमाओगे तब नहीं होगा, नहीं जब होगा। 200 पेज घुमाओगे तब नहीं होगा, तब नहीं वो होगा। 200 पेज 20 पेज के अंदर होना चाहिए। राइट सर, करेक्ट सर। मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ आप ही से। मुझे याद है जब पहले कंपनी लॉ में, अब शायद हट गया है न्यू स्कीम में, ऑडिट एंड ऑडिटर्स एक चैप्टर होता था। उसमें तो हाँ, एक डेट्स होती थी, एजीएम में अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, और लास्ट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। मुझे करेक्ट, अभी भी याद है वो चार्ट आपका पूरी तरीके से था। तो स्टार्ट में जैसे करेक्ट, आपके मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे वो चार्ट जो आपने बना के दिया था, तो स्टार्ट में था कि एट द एजीएम, एट द, मतलब इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे वगैरह वगैरह। अब ऐसा नहीं मैंने उसको एग्जैक्ट छाप दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने आपके स्टाइल से बनाया होगा। मुझे लगा कि यार सर ने इसमें ये क्यों लिखा है, इसे एट द एजीएम करते हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है। डेट्स में फंस रहा था। तो मैंने सिर्फ पूरे चार्ट को एक छोटे से पतले में 30, 20, 30, 30, 90, 30, 60, 90, 30, बस मैंने वही याद कर लिया, 30, 60, 30, 30, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, अब मैं वहां पे अगर आपको एग्जैक्ट वही लिख देता तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे आपने सही किया, आपने खुद का एंगल डाला उसके अंदर, खुद का स्टाइल डाला, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, लिखना है मतलब लिखना है, बिना लिखे बिना नोट्स बनाए। बट ऑन द अदर हैंड में, पता है आपको एक बात बताऊं, अभी एक टॉपर से बात हुई मेरी। बिल्कुल उस बच्ची ने, पता है क्या बोला? उस बच्ची ने ये बोला, मैंने तो आज तक लिखा ही नहीं था। नोट्स। मैंने में मैंने बुक में मार्किंग करा है, और मैंने बुक के अंदर ही साइड में, पीछे, ऊपर। हाँ, बट ये एक्सेप्शनल चीज है बेटा, हर बच्चा ऐसा नहीं होता है। राइट वो सर, बच्ची राइट की सर। काबिलियत है, वो बच्चे की काबिलियत है कि उसको लिखने से मेमोराइज होगा, ऐसा नहीं है। उसको ऐसे भी मेमोराइज हो जाता है। बट मैं अगर इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो मैं जनरलाइज ये करूंगा कि लिखने से बेहतर याद होता है। राइट सर। एक्चुअली होता क्या, जैसे अभी मैंने नोट्स वाली बात बताई सर आपको, नोट्स वाली बात सही थी कि हाँ चलो मैंने अपने नोट्स बनाए, लेकिन अदर हैंड जैसे आपने कहा आंसर राइटिंग करनी चाहिए, टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट। अभी से आपने बोला, बट मुझे नहीं लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में था, तो मुझे बहुत करेक्ट, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी लिखने में। मुझे जब एक बार करेक्ट, चीजें बैठ जाएंगी तो मुझे पता था कि मैं लिख दूंगी। तो मैंने कभी स्पेशली बैठ के आंसर राइटिंग नहीं की थी। आंसर राइटिंग को तो सिर्फ मैं इतना करता था कि एमटीपी, जब मुझे एमटीपी सॉल्व करनी होती थी तो मैं 3 घंटे लेता था, और 3 घंटे लगातार बैठ के पूरी एमटीपी सॉल्व कर लेता था, कि हाँ उस टाइम में आंसर मैच करके हाँ ये चीज गलत लिखी, ये सही लिखा है। उसके बजाय कभी मैं क्लासेस बाय क्लासेस मैंने नहीं की, जैसे आपने एक्सेप्शनल चीज बोली, बट अब मैं कह दूं कि सबके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होगी तो ये चीज गलत हो जाएगी। ओके सर, तो आपने जैसा कि बहुत सारी चीजें बताई मुझे, अब आप आज के पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है जब मैं अगली किसी भी सीए लॉ, अदर लॉ की फैकल्टी, ऑडिट की फैकल्टी को बुलाऊंगा, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को उठाने में, क्योंकि आपने बहुत सारे जो ऑडिट और लॉ के जितनी भी क्वेरीज थी उनका आपने जवाब दे दिया है। अब अब होता क्या है ना सर, जैसे कि हम कोई भी स्टूडेंट होते हैं और जब वो टीचर से कनेक्ट होते हैं तो टीचर के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, हम बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उससे कनेक्ट होने के लिए, और पर्सनली कनेक्ट ही हो जाते हैं। तो उसी में एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि मैम से आप लास्ट टाइम डांट कब खाए थे और क्यों खाए थे? मैम से लास्ट टाइम डांट कब खाए थे? सर यार कह एक रहे थे पूरी, पाँच, सर कह रहे होंगे बताइए 5 मिनट पहले की बात, इनर सर। यार नोक नोक झोंक बोलूंगा यार मैं तो इसको, ऐसा है। हम लोग तो डांट सुनते रहते हैं, और क्या है कि हमको समझ में आ गया कि डांट सुनेंगे तो ही लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। तो सच्ची में 5-6 मिनट पहले की बात होगी, अभी मीटिंग के पहले ही मैंने ये डांट सुनी है कि आज हर संडे को सुनता हूँ मैं, कि आज संडे, आज तो छोड़ दे ये सब। हाँ, चलते हैं ना खींच। आज 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 से आज मैं हो सकता है सर सीधा तेरी वजह से मैंने आज डांट सुनी है। मुझे जब आपने स्टार्ट किया ना, तो आपने कहा नालायक तेरी वजह से देर हो गई, तभी मुझे लग हाँ। गया, तभी मुझे लग गया। अच्छा, हम लोग का क्लास ही परसेप्शन होता है, जैसे किसी दिन सर आएंगे और सब गुस्से में आएंगे, तो सर जब हाँ। गुस्से में आएंगे तो हम लोग पलट जाएंगे कि हाँ, हाँ सर सुनाए आज गए हैं। आज लड़के आए सर। हाँ। आज हम लोग नहीं, को डर जाएंगे। नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या है, अच्छी चीज पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ है, वो भी सीए है, शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंट, ऐसा है।
तो वो ना काफी सारी चीजें समझती है, समझती है एज इन लाइक शी कैन कनेक्ट कि बीइंग अ सीए, बीइंग अ टीचर क्या चीजें हैं। तो काफी सपोर्टिव है यार, ये तो सब मजाक की बात है, वरना डांट वाट तो क्या है, कुछ ऐसा होता नहीं है ऐसा है। एक छोटा सा बच्चे का सवाल था, मैं वो उसे भी पूछ ही लेता हूँ, वरना होता है क्या ना सर, पॉडकास्ट खत्म होने के बाद जब वीडियोस आती है हाँ। उसके बाद मेरे पास डीएम आने शुरू होते हैं कि आपने ये वाला अच्छा। सवाल नहीं, तो अच्छा। इसीलिए अच्छा। तो जितने भी सवाल हैं उनको ले जाए। सवाल ये था कि सर आप इतने प्यार से और इतने मतलब बहुत ज्यादा पोलाइटली पढ़ाते हो बच्चों को। यार बहुत अलग सा रिलेशन है यार, अलग सा रिलेशन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अभी जब मैंने मई का बैच खत्म किया अभी, हाँ, आखिरी क्लास में ना, आखिरी क्लास में नहीं, 2-3 क्लासेस पहले से ना इतना हैवी हार्ट हो जाता है ना। और मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अभी, ऑफलाइन में अभी कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना बैंडविथ ही नहीं है। ऐसा है, ऑनलाइन में 3-3 बैचेस हम लोग खींच रहे हैं। बच्चे इतने कनेक्ट हो जाते हैं ना, अगर स्क्रीन पे आप एक ही व्यक्ति को रोजाना 8 बजे, जो भी आपका क्लास का टाइमिंग है, आप मिल रहे हो ना, हमारी आवाज सुनने की बच्चों को इतनी आदत हो जाती है ना। और हम लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू, हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑडियो कॉल्स करते हैं, तो हम लोगों का इतना कनेक्शन हो जाता है ना कि उसी बच्चों को रोज सुनना, उसके डाउट लेना। तो हर बैच में ना एक 100-150 बच्चे ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है। एक तो एक अप्रोक्स नंबर बोल रहा हूँ मैं, 100-150 बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जिनसे बहुत इंस्टा के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे बच्चे पोएम्स लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं। आ, हमारी फील्ड ऐसी है ना शुभम, कि हम जो करते हैं ना वो हाथों हाथ हमको दिखता है। क्या होता है, कोई डेस्क जॉब कर रहा है ना व्यक्ति, तो वो डेस्क जॉब करेगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो मीटिंग रूम में कोई डायरेक्टर लेगा क्रेडिट उसका। ठीक है। हमारे जॉब में ऐसा है कि हम लोग जो भी करते हैं ना उसका रिजल्ट हाथों हाथ, जैसे यूट्यूब लाइव चल रहा है ना, कमेंट सेक्शन में हमको हमारा फीडबैक मिल रहा है, हमको हमारी क्लासेस में रोज फीडबैक मिल रहा है। वो फीडबैक इतना अच्छा होता है कि इतना दिल भरता है उससे। और ज्ञान दान से बड़ा ना कोई दान होता नहीं है, ऐसा है, हम लोगों ने बचपन से सीखा है। तो इतना प्यार जो भी मैं दिखाता हूँ, जितना पेशेंस हम लोग रखते हैं, होता है कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, हम लोग इरिटेट नहीं होते हैं, हम लोग 8-8 घंटे बोल रहे हैं, उसके बाद किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। और बच्चों के एक एक क्लास में 700-1000 डाउट्स आते हैं, सिली डाउट्स आते हैं, तो भी हम लोग लेते हैं और हमें हंस के लेना पड़ता है। हम लोग को इमोशंस बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। बट एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर हमको लगता हो कि क्यों कर रहे हैं यार, छोड़ो ना यार। नहीं, बच्चा जब सामने आता है ना, सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग, सब कुछ भूल जाते हैं। उसका अगर बहुत चिंदी सा डाउट भी होगा ना, हम उसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ में, मैं उस बच्चे का लेवल समझता हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है, उसको डाउट क्यों आया। मैं उससे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा तूने टॉपिक पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। मैंने कहा तुझे ये समझ में आया था? नहीं। तो मैं उसको बोलता हूँ तूने ये नहीं समझा ना, इसलिए तुझे ये नहीं समझा है, ऐसा है। अच्छा। तो ये ना बच्चों के लिए रिस्पेक्ट है मेरे मन में। और मैं सारे बच्चों को एज फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स देखता हूँ। मैं उनको आज से वो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ जो उनको मिलने वाली है। और उसकी इतनी बड़ी जर्नी में अगर हम लोग इतना छोटा सा पार्ट है ना, वो अभी आपने बोला ना कि सर मैंने एक टेबल दिखाई थी आपने, वो टेबल मुझे आज तक याद है। बस मेरा यही क्रेडिट है बेटा, मेरा आज का हो गया, मेरा आज का दिन अच्छा हो गया, तूने इतना सा बोल दिया तो ये। प्लेजर कि आप रिस्पेक्ट देते हैं हम स्टूडेंट्स को, ये सिर्फ हम लोग का सौभाग्य है, और आपका बहुत कह रहे हैं बड़प्पन टाइप का है। नहीं यार, बहुत अच्छा लगता है यार। और मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, जितना प्यार मैं दिखा रहा हूँ ना, वो तो मेरे 20% भी नहीं है। मेरे मेरे लिए मन में इतना है सभी स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए। बिल्कुल होगा। बहुत प्लानिंग करी है, आने वाले कुछ एक आध साल में चीजें आएगी, आपको पता चल। श्योर सर, श्योर सर, वी आर वेटिंग फॉर द सेम। तो सर जैसा कि आपने शेयर किया, बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। उसके बाद अब हम लोग एक रैपिड फायर सेशन होगा। उसमें क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे हम लोग एज ए स्टूडेंट जब हम लोग क्लास में होते हैं तो टीचर्स हाँ। कहते हैं आज रैपिड फायर सेशन होगा, तो हम लोग कहते हैं गए हो। तो बाय गॉड ग्रेस और आपकी कह सकते हैं प्लेजर के द्वारा हम लोग का ये सौभाग्य है कि आज मौका मिला है कि आज मैं सर के साथ रैपिड फायर सेशन। पकड़ लो, आज घेर लिया है तुमने, आज घेर तो लिया तुमने।
और 6 महीने वाला जो सब 6 महीने जो हम लोग की डेली खेलते हैं, आज इसका हाँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले 10 से 5 मिनट में उसको आज आज तू बदला लेगा सारे बच्चों का बदला तू लेगा आज। ये सर वो बच्चों के भी क्वेश्चन थे, उन्हीं में से कुछ मेरे ही। चलो पूछो। आई एम नॉट गुड विद रैपिड फायर, आई एम जस्ट सेइंग मैं लंबे लंबे आंसर्स भी दे सकता हूँ, बट मैं बिल्कुल कोशिश ठीक है। करूंगा। रैपिड फायर सेशन का मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि क्या रैपिड फायर का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन जवाब सिंपल देना है। रैपिड फायर का मतलब होता है कि आपको जवाब जल्दी देना है। आप ठीक जो उसे कितना भी लंबा, जो ठीक। आंसर देने के बीच में जो गैप होता है वो कम होना चाहिए। हाँ, जैसे जब भी हमसे सवाल पूछते हैं कोई भी सर, तो ये नहीं कहते कि आप ये इसका छोटा जवाब दो, कहेंगे जितना दे पार में दो, लेकिन सोचने के लिए समय कम रहेगा। सही बात है, सही बात है। पूछो पूछो पूछो, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट, कौन सा पढ़ाने में ज्यादा इजी है? इजी है, ज्यादा इजी है। यार देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ना अलग जलवा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना पूरे लॉ का ना बेस है। जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है ना, इतना अथाह बेटा समुद्र है वो। तो मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि फाउंडेशन से बच्चा पढ़ता है और वो यूज में आता है, पूरी जिंदगी में पूरा यूज आता है। यस सर। पर कंपनीज एक्ट ना बच्चों को बड़ा सरप्राइज में डाल देता है। कंपनीज एक्ट बच्चों के माइंड में ये डालता है, सर कंपनी ऐसे बनती है, ओ हमने सुना है सर। मतलब वो कनेक्ट कर पाता है कि जो जो चीजें हमने सुनी है ना, यस वो सर। लॉ में कैसे डली हुई है। तो राइट सर। कंपनीज एक्ट पढ़ के जब बच्चों के चेहरों पे सरप्राइज एलिमेंट आता है ना, मुझे वो पसंद है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बच्चों का जो बेस बनता है, मुझे वो पसंद है। इसलिए मैं दोनों में चूज नहीं कर पाऊंगा बेटा, दोनों ही नहीं बेटा। करना तो पड़ेगा सर, चूज। अब मैं सर सोच रहे होंगे कि फाउंडेशन वाले बच्चों की तरह आई बनाऊं। आई थिंक आई विल चूज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हो गया सर, ने फाउंडेशन वालों का साथ दिया है, इंटर वाले भी। क्योंकि फाउंडेशन में बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो ही तो कंपनी अच्छे से पढ़ पाएगा वो। हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फेम विद स्ट्रेस या फिर पीस विद एनोनिमिटी? यार, पीस बहुत जरूरी है यार। फेम वेम तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फेम अगर काम करो ना तो फेम आ जाता है। और फेम ना हमेशा अपने दिमाग में रहता है। अगर आपके दिमाग में फेम चढ़ गया ना तो आपका पीस डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे। यस राइट तो राइट। आई वुड चूज पीस एनी डे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं वैसे भी अकेला रह के पढ़ाई करने वाला इंसान रहा हूँ शुरू से। मैं बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बाहर निकल के अपना ही काम करता हूँ। सो पीस। हो गया सर। 10 मिनट्स लेट और 20 मिनट्स अर्ली, आपकी हैबिट क्या है इसमें? नहीं नहीं, ऑलवेज अर्ली, ऑलवेज अर्ली। हमेशा जल्दी। क्योंकि एक्चुअली मैं अर्ली ना लोगों के लिए नहीं जाता हूँ, मैं खुद के लिए जाता हूँ। जैसे अगर मेरा लेक्चर है ना, मुझे कहीं पे लेना है, तो मैं जल्दी इसलिए जाता हूँ। मुझे ना जगह की वाइब चेक करता हूँ। मैं वहां पर घूमता हूँ। मुझे ना वहां पर मेरा एग्जिस्टेंस पहले देखना रहता है। जी सर। कहीं पर भी जल्दी जाना ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के लिए तो है ही सही, आप जल्दी जाते हो तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए दिखता है। बट बिल्कुल सर। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, तो ऑलवेज अर्ली, ऑलवेज अर्ली। जी सर। वन ब्रिलियंट स्टूडेंट और अ क्लास फुल ऑफ एवरेज स्टूडेंट? ए चलना, गलत क्वेश्चन है तेरा, ये गलत क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्लास इज ऑलवेज अ मिक्स बैग ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें टॉपर्स भी होंगे, एवरेज भी होंगे। और टॉपर्स एवरेज जैसी कोई चीज होती नहीं है बेटा, ऐसा है। एक बच्चा बच्चा बन के आता है और टॉपर बन के निकलता है। ये हमारे हाथ में है कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो कैसे पढ़ रहा है। तो आ, अब मिक्स बैच ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें सब लोग हैं। मुझे ज्यादा सीरियस बच्चे ही पसंद नहीं है। मस्ती करो, कमेंट्स करो, तहलका मचाओ, पर पढ़ाई करो, ऐसा है। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग ऑफलाइन विद एनर्जी, टीचिंग ऑफलाइन विद एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी होती है, और ऑनलाइन विद कन्वीनियंस? ऑनलाइन विद कन्वीनियंस। यार, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो यार आई विल चूज ऑनलाइन यार। ऑनलाइन मेरा रीच बहुत ज्यादा है। कन्वीनियंस स्टूडेंट्स के लिए भी कन्वीनियंस हो जाता है। स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंस है। बट अगर टेक्नोलॉजी सही है ना, तो मजा आता है। जैसे हम लोग हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट हम लाइव डाउट्स भी ले रहे हैं। बिल्कुल तो कनेक्टिविटी है, वीडियो कॉल से, टू वे ऑडियो है। और बच्चे का प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, अनलिमिटेड टाइम वो वीडियो देख पा रहा है। मैं राइट सर। ऑनलाइन है। बट बीच बीच में ना मुझे ऑफलाइन का डोसेज चाहिए रहता है।
तो ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के कैमरे के सामने ना हम लोग हल्का सा, मुझे ऐसी इच्छा होती है कि कहीं जाऊं ऑफलाइन में और 100 200 500 बच्चे बैठे, वहां सबसे मिल के आऊं और वापस आ जाऊं, एनर्जी ऐसा एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरेक्टिव क्लास या पिन ड्रॉप साइलेंस? इंटरैक्टिव क्लास। पिन ड्रॉप साइलेंस तो मैंने नहीं रखा जब मैं स्टूडेंट था क्लास के अंदर, मैं ही बड़ा शरारती था तो तो मेरे बच्चे इतने चुपचाप रहते हैं, मुझे पसंद नहीं, शरारती होना चाहिए, इंटरैक्शन तो बनते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ओके सर, और यहाँ पे हमारा रैपिड फायर सेशन खत्म हो गया। और सर अरे नो डाउट जितने भी जवाब दिए सर ने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल गए हैं आज। और एक बार फिर से सिद्ध हो गया, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार बेटा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो यार, और आप लोग आने वाले टाइम के गुरु आप लोग ही हो। हम लोग आपसे बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, ऐसा है। ये तो बस आपका, फिर से मैं भी बोलूंगा, बड़प्पन है। तो सर एट द एंड बहुत ज्यादा धन्यवाद। सर ने बोला था कि 30 मिनट सुबह हम लोग किसी तरीके से 30 मिनट निकाल लेते हैं, और सर ने पूरी तरीके से 1 से 1.5 घंटा मुझे दे दिया है। Correct. ये मतलब सर मैं आपसे बोल के भी आया हूँ कि मैं अभी 30 मिनट्स में आ रहा हूँ, मैंने बात कर ली है। हाँ और सर ने पूरा 1.5 घंटा दिया हम बच्चों को, और सर ने जो गाइडेंस दी उसके लिए सर बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। मतलब ऑफ कोर्स आई होप कि मैं हम जल्दी कभी न कहीं मिलेंगे सर। तो आपको जो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैं आपका आभार प्रकट कर पाऊंगा। और आज तक बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कैसा अरे लगा थैंक्स टू आपको भी यहाँ पे आके सर? थैंक्स टू यू बेटा, आपने आधे घंटे का प्लान किया था, बट आपके कॉन्वर्जेशंस इतने ऑर्गेनिक लगे, इतने नेचुरल लगे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई पॉडकास्ट के लिए बैठा हूँ। मैंने तो दिल खोल के बात करी है आपसे। और मुझे आपके लिए भी कुछ कहना है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, स्टडीज पे ध्यान दो, फाइनल क्रैक बिल्कुल करो, सर, के लिए ऑल द बेस्ट बेटा, हो योर ब्राइट। हम लोग थैंक यू अभी से सो मैंने मच आप सर। लिए, और आप लोगों के थ्रू ये कुछ मीडियम है जो हम बच्चों तक पहुंच पाते हैं, तो मैंने आपको भी इसलिए हाँ करी। मैं सबको सबको हाँ करता हूँ, ना किसी को नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई चांस मिल रहा है बच्चों तक पहुंचने का, तो मैं वो कभी भी मिस नहीं करता हूँ। ऐसा है। अभी करंटली मैं पीडब्ल्यू के साथ हूँ, फिजिक्स वाला के साथ है, पहले अन अकेडमी था, यूट्यूब है, ये सब क्या है, ये सब जरिया है, एक मीडियम है, करेक्ट। बच्चों तक मुझे बच्चे चाहिए, ऐसा है। और वो हम लोगों का गोल कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशन इतना नोबल है कि अगर पैसे कमाने का मकसद होता तो हम यहाँ पर नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम लोग तो, आप लोग हमारा फ्यूल हो, आप लोग हमारी एनर्जी हो। तो अभी आप जैसे अलग काम कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वेरी गुड, उनको गाइडेंस मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच बेसा, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करो, अच्छी अच्छी फैकल्टी से मिलो, तो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, ऐसा। थैंक यू सो मच सर। और आपका अगर ऐसे ही आशीर्वाद रहा तो जल्दी ये फाइनल भी क्रैक हो जाएगा, और आगे भी बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और सर सब उससे आपसे मैं कनेक्ट रहूंगा ही ऑफ कोर्स, बस आप भी कनेक्ट रहिएगा। डन डन डन, बिल्कुल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो ऑल मच। द और बेस्ट। आप लोग का भी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पिछले 1.5 घंटे की जो हमारी बातचीत हुई है उसमें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से जान गए हो, बट फिर भी मुझे पता है इसमें कई लोग ऐसे थे जो स्किप करके देखने वाले थे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि सर जो है प्रेजेंट टाइम में सर ने ऐसा बताया ही था, अपनी सीए इंटर और सीए फाउंडेशन पर लॉ फैकल्टी हैं। और अगर आप सर से फर्दर कन्वीनियंस के लिए, फर्दर कनेक्शन के लिए कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस सर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर वंस अगेन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।